ये टॉपिक अभी हम करेंगे आगे। तो नगरीकरण के कारण तथा प्रभाव, ये टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया, मतलब दो ही चीजें इसमें खासतौर से पढ़ना है क्योंकि इसने क्लियर मेंशन कर दिया है, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इसमें क्या है, अपनी तरफ से हम नगरीकरण के लक्षण विशेषताएं पढ़ लेते हैं। क्यों पढ़ लेते हैं? क्योंकि नगरीकरण की जो अवधारणा है उसको समझने के लिए उसके लक्षण पढ़ना जरूरी होता है। अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि नगरीकरण की अवधारणा लिखिए 7 मार्क्स में, तो उसमें आपको उसका अर्थ बताना पड़ेगा और उसकी विशेषताएं या लक्षण बताना पड़ेंगे, तो वो अवधारणा कंप्लीट हो पाएगी। तो दो चीजें तो सिलेबस में मेंशन की गई हैं, लेकिन इसके अलावा हमें नगरीकरण की विशेषताएं या लक्षण भी पढ़ना है। तो 3 चीजें ऐसे हो गई। नगरीकरण अर्थ तो खैर कॉमन ही रहता है, उसकी विशेषताएं या लक्षण हो गए, फिर उसके कारण प्रभाव, और एक चीज उसमें सरकारी पहल करके भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि नगरीकरण के कारण जो प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, जो समस्याएं उत्पन्न होती है नगरीकरण के कारण, उन समस्याओं के निदान के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, सरकार की पहल क्या है, सरकार के कार्यक्रम क्या है, वो भी एक अलग से हमें लिखना है। वो आपको कई जगह काम आ सकता है। तो इसमें मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, प्रस्तावना अर्थ कॉमन ही रहता है, विशेषताएं कारण प्रभाव आपके सिलेबस में दिए गए हैं। समस्याएं जो है ये नकारात्मक प्रभाव के अंतर्गत ही आएंगी। प्रभाव में हम सकारात्मक प्रभाव भी लिखेंगे और नकारात्मक प्रभाव भी लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्लियर मेंशन कर दिया है ताकि आप समझ सकें कि अगर समस्याएं आती है नगरीकरण के कारण क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो जब हम यहाँ पर प्रभाव पढ़ेंगे तो सकारात्मक प्रभाव भी पढ़ेंगे, नकारात्मक प्रभाव भी पढ़ेंगे। तो समस्याओं में कौन से प्रभाव आएंगे? नकारात्मक प्रभाव आएंगे। ठीक है। और जो नकारात्मक प्रभाव हैं उनको समाप्त करने के लिए, उनको दूर करने के लिए सरकार द्वारा जो पहल की जाती है, सरकार द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं, सरकार द्वारा जो कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, उनको आपको यहाँ पर लिखना है। फिर सुझाव देना है और क्या किया जा सकता है, नगरीकरण के कारण जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं उनके निराकरण के लिए और ज्यादा क्या प्रयास हो सकते हैं, सुझाव हम ऐसे दे सकते हैं, और लास्ट में कंक्लूजन रहेगा। तो इतनी चीजें आपको नगरीकरण के अंतर्गत बताना है, जबकि आपके सिलेबस में केवल 2 ही चीजें दी गई हैं। मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर दी है। ठीक है, क्योंकि उससे जुड़ी हुई है। नगरीकरण एक्चुअली क्या है? नगरीकरण को हम बोलते हैं कि ये सामाजिक तथा आर्थिक गतिशीलता का परिणाम है। नगरीकरण सामाजिक तथा आर्थिक गतिशीलता का परिणाम है। जब परिवहन तथा संचार के साधनों में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, औद्योगिकरण होता है, तो इसके परिणाम स्वरूप जो है नगरों का विकास होता है, नगरों का विकास होता है, नगरों का विस्तार होता है। तो नगरों के विकास, नगरों के विस्तार की जो प्रक्रिया है वही नगरीकरण है। इसी के परिणाम स्वरूप नगरीकरण की प्रक्रिया का जन्म होता है। तो ऐसे आपको स्टार्टिंग करना है, नगरीकरण की स्टार्टिंग, नगरीकरण का इंट्रोडक्शन आप कैसे लिखेंगे उसके बारे में मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, पहला पैरा है ना। और ये आपको 10 नंबर में पूछा जाएगा तो ही लिखेंगे, इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो हम स्टार्टिंग कहां से करेंगे? नगरीकरण सामाजिक तथा आर्थिक गतिशीलता का परिणाम है ना, सामाजिक तथा आर्थिक गतिशीलता का परिणाम है। यातायात या परिवहन तथा संचार के साधनों में तीव्र वृद्धि तथा औद्योगिकरण के कारण नगरों का विकास होता है, विस्तार होता है, नगरों का विकास तथा विस्तार होता है। इस वजह से या इससे या इसके परिणाम स्वरूप नगरीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है या नगरीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है। और इससे जो है कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हम देखते हैं, नकारात्मक प्रभाव भी देखते हैं। एक और जो है ये विकास का सूचक भी माना जाता है, लेकिन बहुत सारी समस्याओं को इसके द्वारा जन्म दिया जाता है ना। जैसे पोल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण है, गंदी बस्तियां हैं उनका विकास है, शहरों में जनसंख्या में वृद्धि है, शहरों में असामाजिक गतिविधियां हैं। तो ये बहुत सारी जो नकारात्मक जो प्रभाव है वो हम देख पाते हैं। तो इतना खैर लिखने की जरूरत नहीं है, जो मैंने स्टार्टिंग से 2-3 लाइन 4 लाइन में जो इंट्रोडक्शन बताया वही आप लिखेंगे। ये तो खैर आगे हम प्रभाव में पढ़ लेंगे, इतना ज्यादा लिख नहीं पाते हैं।
तो स्टार्टिंग आपको वहीं से करना है कि जो नगरीकरण है वो सामाजिक तथा आर्थिक गतिशीलता का परिणाम है। परिवहन तथा संचार के साधनों में तीव्र वृद्धि एवं औद्योगिकरण के कारण नगरों का विकास तथा विस्तार होता है, जिससे नगरीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होती है, संपन्न होती है, या नगरीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। बस इतने में आपको 3 से 4 लाइन हो जाएंगे और इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इससे ज्यादा लिखेंगे तो फिर वो आगे की मैटर में प्रॉब्लम आती है। ठीक, तो इसके बाद आगे फिर इसका मीनिंग यहाँ पर मैंने अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, 3-4 प्रकार से इसका मीनिंग बताया हुआ है। बहुत सामान्य अगर अर्थ हम देखें तो शहरों में जनसंख्या का केंद्रीकरण, है ना, शहरों में जनसंख्या का जब केंद्रीकरण बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसको नगरीकरण बोल दिया जाता है। एक सामान्य अर्थ ही है, बहुत सिंपल अर्थ, ठीक है। दूसरा अर्थ फिर नगरीय क्षेत्रों का जो भौतिक विस्तार है, उसके क्षेत्र तथा जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि जो होती है, उसको नगरीकरण कहा जाता है। नगरीय क्षेत्रों का भौतिक विस्तार, उसके क्षेत्र तथा जनसंख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि, अत्यधिक वृद्धि, पॉपुलेशन में ग्रोथ जो बहुत ज्यादा हो जाती है, उसका एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो इसको हम कह देते हैं नगरीकरण। मतलब 3 चीजें इसमें खास तौर से बताई गई हैं। एक तो उसका भौतिक विस्तार, भौतिक विस्तार मतलब जो है उसमें यातायात संचार साधनों की वृद्धि है, सड़कों का निर्माण है, विद्युत पानी की व्यवस्था है, विद्युत की व्यवस्था है, नालियों की व्यवस्था है, ये भौतिक विस्तार। क्षेत्र में तो एरिया बढ़ जाता है, जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है नगरों में, तो इन सभी को कह दिया जाता है नगरीकरण। ठीक है, आया समझ में? नगरीय क्षेत्रों का भौतिक विस्तार, उसके क्षेत्र तथा जनसंख्या में बेतहाशा, बेतहाशा मतलब होता है बहुत ज्यादा वृद्धि, है ना, बहुत ज्यादा वृद्धि होती है, तो उसको हम कहते हैं नगरीकरण, अर्बनाइजेशन। इसके अलावा 2 और मैंने यहां पर अर्थ बताए हुए हैं। ये समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी के दृष्टिकोण से मीनिंग बताया हुआ है। जो ग्रामीण जनजीवन है उसके द्वारा जब नगरीय मूल्यों, अर्बन जो वैल्यूज हैं, है ना, रूरल एरिया में रहने वाले जो लोग हैं, रूरल जो पॉपुलेशन है, वो क्या करती है, अर्बन वैल्यूज को एडॉप्ट कर लेती है, अपना लेती है ना। नगरीय जो मूल्य हैं, अर्बन वैल्यूज हैं, उनको जो है जब अपना लेती है नगरी गांव की जनसंख्या, गांव के लोग, है ना, गांव के लोग जो है नगरीय मूल्यों को, अर्बन जो वैल्यूज हैं उनको अपना लेते हैं। यानी नगरीय क्षेत्रों में जो रहन सहन का तरीका है, बोलचाल का तरीका है ना, खान पान है, वेशभूषा है, इन सभी को जब ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपना लेते हैं तो उसको हम बोल देते हैं नगरीकरण, है ना। आया समझ में? ये तीसरा देखो अर्थ हो गया, ये सोशियोलॉजी के दृष्टिकोण से। इसी तरीके से अगर एंथ्रोपोलॉजी के दृष्टिकोण से देखें तो उसमें फिर लोक संस्कृति का नगरीय संस्कृति में परिवर्तित होना, ये जो है एंथ्रोपोलॉजी के दृष्टिकोण से इसका मीनिंग होता है ना। ये मैंने, हालांकि आपको समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से ही पढ़ना है, क्योंकि समाजशास्त्र के अंतर्गत नगरीकरण दिया गया है ना, तो एंथ्रोपोलॉजी के दृष्टिकोण से फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन समझने के हिसाब से आपको उसको क्या देख लेना है कि मानव शास्त्र में ये कहा जाता है कि जो लोक संस्कृति होती है, लोक संस्कृति मतलब गांव की संस्कृति, गांव के जो लोग हैं, है ना, उसमें गांव के लोग हो गए, SC ST जो लोग हैं, इनके द्वारा इनकी जो संस्कृति है, ये जब संस्कृति नगरीय संस्कृति में परिवर्तित हो जाती है, नगरीय संस्कृति को अपना लिया जाता है इनके द्वारा, तो उसको हम कह देते हैं नगरीकरण। ये एंथ्रोपोलॉजी के दृष्टिकोण से इसका मीनिंग है ना। इसके बाद फिर और मैंने इसका थोड़ा सा व्यापक अर्थ बताने का प्रयास किया है, ये सबसे व्यापक है। ये पर्टिकुलर जब आपको 2 मार्क्स में पूछा जाता है नगरीकरण का अर्थ, तब आप इसको लिखेंगे 2 मार्क्स के हिसाब से, ठीक है। तो नगरीकरण क्या है? सामाजिक परिवर्तन की दोहरी प्रक्रिया है ना। नगरीकरण क्या होती है? सामाजिक परिवर्तन की दोहरी प्रक्रिया, मतलब दो तरीके से परिवर्तन हम देखते हैं। एक परिवर्तन क्या है? गांव का नगरों के रूप में बदलना, पहला परिवर्तन हो गया। दूसरा नगरीयता,
की स्थिति में वृद्धि, यानी नगरीयता का मतलब होता है नगरीय जीवन शैली, है ना। नगरीय जीवन शैली यानी नगर में जो अर्बन जो एरियाज हैं, वहां पर जो लोग रहते हैं, उनकी रहन सहन का तरीका, उनके जीवन यापन का तरीका, उसको कहते हैं नगरीयता, या इसको अर्बनिज्म बोला जाता है। अर्बनिज्म, नगरीयता नगरवाद भी बोलते हैं, इंग्लिश में अर्बनिज्म बोलते हैं। तो दोनों चीजें, तो गांव का नगरों के रूप में परिवर्तित होना और दूसरा नगरीयता की स्थिति में वृद्धि होना। नगरीयता की स्थिति में वृद्धि होने का मतलब होता है कि नगरीय जीवन शैली को लोग ज्यादा अपना रहे हैं, है ना। नगरों की जो जीवन शैली है उसको लोग अपना रहे हैं, उसकी स्थिति में वृद्धि हो रही है, तो ये भी नगरीकरण है ना। गांव का नगरों के रूप में परिवर्तित होना और लोगों का नगरीय जीवन शैली को अपनाना, दोनों चीजें हो गई। तो इन दोनों को मिलाकर के हम कह देते हैं क्या, नगरीकरण। केवल गांव का नगरों के रूप में परिवर्तित होना अगर हम कहें तो ये नगरीकरण की जो डेफिनेशन है, संकुचित डेफिनेशन कही जाएगी। समझ रहे हैं ना। कई जगह आपको यही मिलेगा कि गांव का नगरों के रूप में परिवर्तित होना नगरीकरण हो गया, है ना। कई जगह आपको डेफिनेशन मिलेगी कि उसमें लिखा रहेगा कि गांव का नगरों के रूप में परिवर्तित होना, बस हो गई। लेकिन ये डेफिनेशन कैसी है, संकुचित है। व्यापक डेफिनेशन ये है कि गांव का नगरों के रूप में परिवर्तित होना और लोगों का नगरीय जीवन शैली को अपनाना। लोग जो है नगरीय जीवन शैली को अपना रहे हैं, है ना। नगरों का जो रहन सहन है उसको लोग अपना रहे हैं, उस तरह का बोलचाल है, खान पान है, वेशभूषा है, उसको लोग अपना रहे हैं, तो वो नगरीकरण हो गया। तो दोनों को अगर हम मिला देंगे तो नगरीकरण का एक व्यापक अर्थ हो जाएगा, एक कंप्लीट मीनिंग हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पर आप एक और तरीके से अर्थ लिख सकते हैं। एक संक्षिप्त, देखो अभी मैंने दिमाग में मेरे अभी आया ये कि इसको हम संक्षिप्त रूप में भी बता सकते हैं, व्यापक रूप में भी बता सकते हैं। समझ रहे हैं ना। नगरीकरण का संक्षिप्त अर्थ और व्यापक अर्थ। तो संक्षिप्त अर्थ में क्या लिख देंगे, नगरीय क्षेत्र का विस्तार या गांव का नगरों के रूप में परिवर्तित होना। ये दोनों अगर हम कहें तो ये संक्षिप्त अर्थ हुआ। व्यापक अर्थ ये है जो यहां पर मैंने बताया, है ना। गांव का नगरों के रूप में परिवर्तित होने के साथ साथ नगरीय जीवन शैली में वृद्धि होना, लोगों का नगरीय जीवन शैली को अपनाना, है ना। इसको हम कहेंगे नगरीकरण का व्यापक अर्थ। तो इस तरीके से भी हम संक्षिप्त अर्थ, व्यापक अर्थ के रूप में भी इसको बता सकते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। यूएनओ ने इसकी बहुत अलग अलग लोगों ने, अलग अलग विचारकों ने इसकी डेफिनेशन बताई है नगरीकरण की। तो यूएनओ द्वारा जो नगरीकरण की डेफिनेशन बताई गई उसमें कहा गया है कि ग्रामीण जो लोग हैं उनका नगरों में जाकर के निवास करना और वहां जाकर के काम करना, रोजगार प्राप्त करना, इसको उन्होंने कहा है नगरीकरण। ये यूएनओ की डेफिनेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की डेफिनेशन है। यूएनओ ने कहा है कि गांव के लोगों का नगरों में जाकर के रहना और वहां पर रोजगार प्राप्त करना या वहां पर काम करना, ये है नगरीकरण, ये यूएनओ के हिसाब से। ठीक है। फिर अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इसकी डेफिनेशन दी है। एक डेफिनेशन हमें याद रखना होती है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने पहले बताया, कभी कभी क्या है, पर्टिकुलर वो नाम दे करके बोल देते हैं कि भाई इसकी डेफिनेशन लिखिए, या उन्होंने बोल दिया कि ये किसकी डेफिनेशन, अभी पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सोशियोलॉजी में आए हैं, उन्होंने एक कोटेशन दे दिया, 2 नंबर में पूछ लिया कि ये किसका कोटेशन है या किसका अर्थ है, किसकी परिभाषा है, ऐसा भी पूछ लेते हैं। तो यही आपको पूछ ले तो आपको उसमें बताना पड़ेगा यूएनओ की, है ना। बहुत फेमस जो डेफिनेशन होती है उन्हीं के बारे में इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। अभी हम अर्थ की ही बात कर रहे थे। हाँ, इसमें अभी हम आगे चल करके लास्ट में मैं नगरीकरण और नगरीयता में अंतर भी बताऊंगा। हम नगरीयता नगरवाद पढ़ चुके हैं पहले, वहां पर मैंने अंतर इसलिए नहीं बताया था क्योंकि नगरीकरण हमने पढ़ा नहीं था। अब हमने नगरीयता भी पढ़ लिया, पहले पढ़ लिया, और हम नगरीकरण भी पढ़ रहे हैं, तो दोनों पढ़ लेंगे तो दोनों के बीच फिर अंतर बताने में ज्यादा आसानी रहेगी, आप लोगों को समझने में आसानी रहेगी। तो ये जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो हम जो है दोनों के बीच अंतर भी पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, और क्वेश्चन कभी आ भी सकता है। फिर इसको मैंने थोड़ा सा डायग्राम के जरिए बताने का प्रयास किया है। नगरीकरण के अंतर्गत क्या क्या आता है, एक वही चीज मैंने बताई है। नगरों का विकास या प्रसार की प्रक्रिया है, इसमें 3 चीजें लिखी हुई हैं। ग्रामीण जनता द्वारा नगरीय मूल्यों को अपनाना,
और नगरीयता की स्थिति में वृद्धि, है ना। तो ये है नगरीय समाज का विकास। तो ये इस तरीके से हम नगरीकरण को बता सकते हैं, अर्बनाइजेशन को बता सकते हैं, है ना। नगर, अर्बन जो एरियाज हैं उनका डेवलपमेंट है ना, उनका विस्तार, और जो नगरीय जो मूल है, अर्बन जो वैल्यूज हैं उनको ग्रामीण जनता द्वारा अपनाना, अडॉप्ट करना, और नगरीयता की जो स्थिति है यानी अर्बनिज्म की स्थिति है उसमें वृद्धि होना, उसमें ग्रोथ होना। इन तीनों को मिलाकर के हम कह देते हैं नगरीकरण, और इन तीनों से जो है नगरीय समाज का विकास होता है, नगरीय समाज में ग्रोथ होती है, विकास होता है। तो ये है ग्राफिक तरीके से इसका डायग्राम, इसका अर्थ, है ना। तो ये कंप्लीट हो जाता है, इसका नगरीकरण का मीनिंग हो गया। इसके आगे आता है इसके नगरीय क्षेत्र को जो है जनसंख्या के हिसाब से मैंने यहां पर बताने का प्रयास किया है कि जो जनसंख्या है, जनसंख्या घनत्व है, कार्य है, इसके आधार पर नगरीय क्षेत्र को डिफाइन किया गया है। 1971 की जो जनगणना है उसमें जो है नगरीय क्षेत्र की डेफिनेशन दी गई है, तो उसी को यहाँ पर मैंने बताया हुआ। जनगणना 1971 में नगरीय क्षेत्र की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार यदि कोई कोई क्षेत्र नगर क्षेत्र कहलाएगा यदि उसमें 3 चीजें होंगी, 3 पॉइंट है इसमें। पहला पॉइंट, वहां पर नगर पालिका, नगर निगम, छावनी या अधिसूचित क्षेत्र होना चाहिए। वहां पर जो है नगर पालिका है, नगर निगम है, छावनी, कैंटोनमेंट उसको इंग्लिश में कहा जाता है, और अधिसूचित क्षेत्र यानी नोटिफाइड एरिया, नोटिफाइड टाउन। नगर परिषद भी इसमें हम ऐड कर देंगे, नगर परिषद इसमें मेंशन नहीं है तो उसका भी यहां पर उल्लेख करना पड़ेगा। नगर परिषद या नगर पंचायत भी हम कह सकते हैं, नगर पंचायत। और नगर पंचायत को इंग्लिश में नगर पंचायत ही कहते हैं, उसकी इंग्लिश में सेम वर्ड है, हिंदी इंग्लिश में। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल, और नगर पंचायत, छावनी, कैंटोनमेंट, और अधिसूचित क्षेत्र यानी नोटिफाइड टाउन एरिया। तो ये अगर जहां पर है तो उसको नगरीय क्षेत्र बोला जाता है। तो पहला पॉइंट है ये। कोई क्षेत्र नगरीय क्षेत्र कब कहलाएगा, उसके लिए कुछ कंडीशंस यहां पर बताई गई हैं। उसमें पहली कंडीशन, नगरीय निकायों की, जहां पर नगरीय निकाय हैं वहां पर जो है, दूसरा इसमें लिखा है वह निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हो, है ना। पहला तो नगरीय निकाय वहां पर होना चाहिए, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, छावनी, अधिसूचित क्षेत्र, इसमें से वहां पर कोई अगर है, निकाय है, तो उसको नगरीय क्षेत्र कहा जाएगा। दूसरा, ये 3 पॉइंट है, इनमें से शर्तें पूरी करता है, यानी सारी, इसमें और नहीं, अथवा नहीं है कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये, ऐसा नहीं है। तीनों जो है शर्तें पूरी होनी चाहिए। कम से कम जनसंख्या 5000 होना चाहिए, कम से कम 50% जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। गैर कृषि कार्य में तो खेती नहीं करती हो, खेती के अलावा जो काम होते हैं वो करती हो, है ना। खेती और खेती से संबद्ध जो काम है वो नहीं करती हो, उसके अलावा करती हो ना। उद्योग क्षेत्र है, नौकरी वगैरह है ना, व्यापार है, प्राइवेट कंपनी में जॉब करना है या गवर्नमेंट जॉब है, अपना खुद का व्यवसाय है ना, खुद का व्यापार है, ठीक है, इस तरह के काम वो कर रही हो तो उसको जो है नगरीय क्षेत्र कहा जाएगा। वहां उस क्षेत्र को 75% जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में लगी हो। फिर लास्ट आता है जनसंख्या घनत्व 400 हो। 400 यानी 400 मतलब 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर में 400 लोग रहना, इसको कहते हैं जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में, 1 किलोमीटर स्क्वायर में 400 लोग रहें, है ना। और जनसंख्या 5000 हो।
कम से कम 75% ऐसे लोग ऐसे हों जो कृषि कार्य नहीं करते हो, कृषि कार्य के अलावा कार्य करते हो, अलावा व्यवसाय करते हो। तो इस कंडीशन में, ये अगर कंडीशन पूरी हो रही है जिस क्षेत्र में, तो उसको नगरीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, अब यही सारी चीजें हमें जो है इसकी विशेषताओं में लिख देना है, इन्हीं को मिलाकर के विशेषताएं बन जाएंगी, कहीं अलग से तो कुछ लिखना नहीं होता है। मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि जो हम डेफिनेशन या अर्थ लिखते हैं, 3-4 प्रकार के हमने डेफिनेशन अर्थ पढ़ लिए। अब उसमें जो जो पॉइंट आ रहे हैं उन्हीं पॉइंट को उठा के और विशेषता में या लक्षण में लिख दिया, तो करीब 5-6 पॉइंट तो आपको यही कवर हो जाएंगे, आपको याद ही नहीं करना है। कुछ चीजें 4-5 पॉइंट और अलग से याद कर लो, उससे रिलेटेड हो गए लक्षण। उन्हीं लक्षणों से हम जो है इसके लाभ निकाल लेते हैं, या इसका महत्व निकाल लेते हैं, या सकारात्मक प्रभाव नकारात्मक प्रभाव निकाल लेते हैं। उन लक्षणों में जो पॉजिटिव चीज है वो उसके महत्व के पॉइंट हो गए या सकारात्मक प्रभाव हो गए, उन लक्षणों के जो निगेटिव पॉइंट हैं वो जो है नकारात्मक प्रभाव हो गए। सब वही सी चीजें निकलती हैं। ठीक है ना, तो अर्थ को अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो आप मानो कि बहुत सारी चीजें तो आपकी तैयार हो गई, है ना। और ये क्या है, जितने भी टॉपिक जुड़े हैं सिलेबस में, उसमें सैद्धांतिक बहुत कम है, सब व्यवहारिक प्रैक्टिकली। हम जो देख रहे हैं, जो चीजें सुनने में आ रही हैं, पेपर में पढ़ रहे हैं, उन्हीं संबंधित टॉपिक हैं। अब वो क्या है कि कुछ ऐसे टॉपिक मिलेंगे कि आपको कहीं पढ़ने में नहीं आएंगे, ऐसे लिखे हुए नहीं मिलेंगे कि व्यवहारिक है। अब नाइट कल्चर है, नाइट कल्चर ऐसी चीजें आपको कहाँ मिलेगा ये अभी अब हम पढ़ेंगे नागरिक बोध है, उसमें उद्यमता वाले में नागरिक बोध है, तो अब ये थोड़ी कहाँ पढ़ने में आता है, ये तो सब समझ का है, समझ के हिसाब से इनको लिखना है। संगठन के प्रति निष्ठा है, मतदाता जागरूकता अभियान, ये जितने भी टॉपिक अभी हम पढ़ रहे हैं उद्यमता में, वो सारे टॉपिक जो है व्यवहारिक प्रैक्टिकली है, उनको समझ के हिसाब से करना है। जिसमें जितनी ज्यादा समझ होगी, जो ज्यादा सोच पाएगा, वही ऐसे क्वेश्चंस का आंसर अच्छा लिख पाएगा, है ना। ठीक है, तो ये हो गया जनगणना 1971 में जो है इसकी परिभाषा दी गई है। तो उसमें कहा गया है कि जिस एरिया में ये कंडीशंस पूरी हो जाती हैं उसको नगरीय क्षेत्र मान लिया जाता है ना। तो एक मैंने बताया है, वहां पर नगरीय निकाय का होना जरूरी है। किसी भी क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र तब कहा जाएगा जब वहां पर कोई नगरीय निकाय हो। नगरीय निकाय नहीं, नगर पंचायत है, नगर पालिका है, नगर निगम, ये तो खैर संवैधानिक बॉडी है। इसके अलावा फिर छावनी बोर्ड भी होते हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड, हालांकि अब खत्म हो गए हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड खत्म किए जा रहे हैं धीरे धीरे। हमारे यहाँ जैसे महू में है ना, सागर में भी है, जबलपुर में भी है, ग्वालियर में है, पचमढ़ी में है। ये जो है 5 क्षेत्र हैं हमारे यहाँ जो छावनी बोर्ड कहे जाते हैं, छावनी कहे जाते हैं, कैंटोनमेंट कहे जाते हैं। और ऐसे इंडिया में मेरे ख्याल से 63-64 करीब है। इनको धीरे धीरे जो है खत्म कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन अभी है फिलहाल अधिसूचित क्षेत्र, इसमें वर्ड लिखा था नोटिफाइड एरिया। अधिसूचित क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया, जैसे हमारा पीथमपुर वाला क्षेत्र। तो यहाँ पर जो है इन क्षेत्रों का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए जो निकाय होते हैं उनको बोलते हैं नोटिफाइड एरिया, अधिसूचित क्षेत्र, ठीक है। छावनी जो होते हैं वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कैंटोनमेंट बोर्ड बनाए जाते हैं। बाकी जो एरिया है वहां पर नगर पंचायत होती है जनसंख्या के हिसाब से, नगर पालिकाएं होती हैं, नगर निगम होते हैं, ठीक है। तो इन सभी को नगरीय निकाय बोला जाता है। नगरीय निकाय के अंतर्गत 3 तो ये संवैधानिक हो गए, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। इसके बाद छावनी बोर्ड हो गए और अधिसूचित क्षेत्र हो गए। तो ऐसे 5 ये नगरीय निकाय के अंतर्गत आते हैं, जिसमें 3 जो है वो संविधान में उल्लेखित है, बाकी 2 संविधान में उल्लेखित नहीं है, लेकिन इनका प्रावधान है ना, ठीक है। तो आ गया समझ में। इसके बाद फिर मैंने यहां पर अलग अलग नगरों की स्थिति बताई है। भारत में 4 तरह से नगरों का डिवाइडेशन किया गया है ना। ये आपको नॉर्मल जीके के हिसाब से इंपॉर्टेंट है चीजें, और सोशियोलॉजी मेंस के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली आपको जो है प्री में भी इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैंने यहां पर मेंशन किए हुए। नगरों का आकार, भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति।
ये मैंने बताया है कि किस तरीके से जो है नगरीकरण की प्रवृत्ति में विस्तार हुआ है, नगरीकरण की प्रक्रिया हमारे यहाँ बढ़ती जा रही है, ठीक, या नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है। तो अगर हम 1951 की जनगणना की बात करें तो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत मात्र था 17.3%। 1951 की जनगणना के हिसाब से हम देखें तो अर्बन जो पॉपुलेशन थी, नगरीय जनसंख्या का जो परसेंटेज था, अर्बन पॉपुलेशन का जो परसेंटेज था वो था 17.3%, और ये 2001 में बढ़कर हो गया 27.8%। 1951 में 17.3% और 2001 में बढ़कर हो गया 27.8%। अब ये बात कर रहे हैं हम 2011 की जनगणना के हिसाब से। देश की जो संपूर्ण जनसंख्या है उस समय 1.21 अरब, अब तो खैर बढ़ गई है, 1.45 ऐसी कुछ हो गई है मेरे ख्याल से, अभी नया डेटा आया था। तो ये 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग हम बात करें तो शहरी जनसंख्या 37 करोड़ थी, और इसका जो परसेंटेज है, कुल जनसंख्या का जो परसेंटेज है वो है 31.2%। ठीक है, तो ये देखिए 1951 की जनगणना के हिसाब से हम देखें तो परसेंटेज था 17.3%, 2001 की जनगणना के हिसाब से देखेंगे तो 27.8% था, और ये 2011 की जनगणना के हिसाब से हो जाता है 31.2%। इस तरीके से ये जनसंख्या बढ़ी है, उसका परसेंटेज बढ़ा है नगरीय जनसंख्या। और एमपी में जो है ये है 27.6%, ये भी ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है 27.6%। ठीक है ना, तो 17.3%, 51 का है ये 27.8%, और अभी है 31.2%। ये जो है नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज मैंने यहाँ पर बताया है, 3 आंकड़े बताए हैं। इन्हीं को जो है आगे हम एक ग्राफ के जरिए बताएंगे तो उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और यहां से क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान रखना है। ये इसमें मैंने लिखा है कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि नगरीय जनसंख्या जो की वृद्धि ग्रामीण जनसंख्या से ज्यादा देखी गई है ना। स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत की नगरीय जनसंख्या में वृद्धि ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि की अपेक्षा अधिक देखी गई है। अब वो कितनी है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। 2001 से 2011 की अवधि में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि जो रही है वो 31.8% रही है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि रही है मात्र 12.18%। कितना अंतर ना, नगरीय जनसंख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि, थोड़ा बहुत अंतर होता तो ठीक है, लेकिन ये इतना अंतर है ना, 12.18% जो है ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि हुई है, जबकि नगरीय जनसंख्या में 31.8% की वृद्धि देखी गई। तो ये है इस तरीके से नगरीय जनसंख्या में वृद्धि भारत के संदर्भ में। अब यहां पर आप देखेंगे तो आगे मैंने ग्राफ के जरिए 3 जो फिगर हैं, 3 जो परसेंटेज हैं वो बताए हैं। 1951, 2001 और 2011 में नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज कितना रहा है वो मैंने आगे ग्राफ के जरिए बताया। हो गया इसके, ये देखिए वर्ष, और ये है नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, ये इस तरीके से। ठीक है, तो 1951 में 70.3% हमने पढ़ा, 2001 में 27.8% हमने पढ़ा, और 2011 में 31.2% हमने पढ़ा। ये एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंस आ गया ना, इसमें 2 आंकड़े इसमें आ गए हैं मुझे, नहीं आप पीछे है, हाँ इसमें 31.2% है एक्चुअली, इसमें एक डेटा ये गलत आ गया है, ये 31.2% है ना, इसमें 8 लिख गया है, 31.2% है ये।
ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 ईयर के मैंने डेटा यहां पर बताए हैं आप लोगों को नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत। थोड़ा सा ऊपर आएगा ऐसे, हो गया। अब मैंने नगरों की श्रेणियां बताई हैं यहां पर कि भारत में कितने प्रकार के नगर बताए जाते हैं, है ना, और किस श्रेणी में कितने नगर यहां पर हैं इंडिया में, तो वो मैंने फिगर यहां पर बताया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नगरीकरण के अंतर्गत इनको हम पढ़ते हैं, है ना। तो इसमें मैंने 4 कैटेगरी में नगरों को डिवाइड यहां पर किया है, जो मैंने नहीं किया, मतलब किया जाता है, जैसा किया जाता है वैसा मैंने यहां पर लिखा हुआ है। तो 1 लाख से कम जनसंख्या वाले जो नगर होते हैं उनको बोलते हैं टाउन एरिया, कस्बा, ठीक है। यही क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि जो कस्बा होते हैं या टाउन जो होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, उनकी जनसंख्या कितनी होती है। तो 1 लाख से कम जनसंख्या जिनकी होती है उनको हम बोलते हैं कस्बा या टाउन एरिया। ये ऐसे एरिया होते हैं जहां पर नगर पंचायतें स्थापित होती हैं। नगर पंचायतें जहां पर स्थापित होती हैं वो टाउन एरिया होता है। और ये इनको हम अगर संविधान की लैंग्वेज में कहें तो संक्रमणशील क्षेत्र कहे जाते हैं। संक्रमणशील क्षेत्र जहां पर नगर पंचायतें स्थापित की जाती हैं, यानी ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर नगर और गांव दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। मतलब कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो गांव की हैं और कुछ ऐसी विशेषताएं जो नगर की हैं, तो दोनों के बीच की अवस्था, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांजिशनल एरिया, संक्रमणशील क्षेत्र, ट्रांजिशनल एरिया इसको इंग्लिश में कहते हैं। ये हमारे संविधान में वर्ड यूज किया गया, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 243 क्यू है, आर्टिकल 243 क्यू, वहां पर ये वर्ड यूज किया गया। भाग 9A के अंतर्गत नगरीय निकाय संबंधी जो भाग है उसका अनुच्छेद है आर्टिकल 243 क्यू, उसमें ये वर्ड यूज किया गया। उसमें इसको डिफाइन भी किया गया कि ऐसे क्षेत्र होते हैं जो नगर से गांव की ओर, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, गांव से नगर की ओर परिवर्तित हो रहे हैं, है ना, यानी बीच की अवस्था है, ना तो वो पूरी तरीके से भी गांव है ना ही पूरी तरीके से नगर बन पाए, बीच में है। फिर आगे नगर बन जाएंगे तो उनको कहा जाएगा प्रथम श्रेणी नगर, यानी इसमें गांव की विशेषताएं भी है, नगर की विशेषताएं भी है। तो मैंने इसका इसकी डेफिनेशन अपने तरीके से बताई थी कि ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर गोबर भी दिखता है, यानी गोबर की खुशबू भी होती है और पेंट की चमक भी दिखाई देती है ना। तो गोबर दिखाई देता है मतलब गांव की विशेषता हो गई, और पेंट जो चमक दमक होती है वो शहर की विशेषता हो गई। तो मैंने इसको अपने तरीके से डिफाइन किया है, डेफिनेशन ऐसी मैंने बनाई है, संक्रमणशील क्षेत्र जो होते हैं, है ना, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। 1 लाख से कम जनसंख्या वाले जो नगर होते हैं उनको हम बोलते हैं कस्बा या टाउन, और उनकी जो संख्या है 7933 है, 7933 जो है ये संख्या है। इसमें कुल जो नगर ये हो गए, इसमें वैधानिक नगर है 4041 और जनगणना नगर जो है वो है 3892। ये 2 प्रकार के नगर इसमें कहे जाते हैं। 4041 ये वैधानिक नगर है और जनगणना नगर है 3892। जनगणना के जरिए जो है जिनको नोटिफाई किया गया है वो कहे जाते हैं 3892। बाकी बचे हुए जो वैधानिक नगर कहे जाते हैं, यहां पर नगर पंचायतें होती हैं, है ना। तो इस तरीके से ये प्रथम प्रकार के नगर हैं। दूसरे प्रकार के नगर ऐसे हैं जो जिनकी जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा होती है, 1 लाख से ज्यादा जहां पर जनसंख्या होती है उनको कहते हैं प्रथम श्रेणी नगर, फर्स्ट क्लास अर्बन एरिया, और इनकी संख्या है 397, 397 जो है इनकी संख्या है। ये ऐसे नगर हैं जिनकी जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा है।
और इनको कहते हैं प्रथम श्रेणी नगर। तो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम श्रेणी नगर किनको कहा जाता है ना? कितनी जनसंख्या वाले जो नगर है प्रथम श्रेणी नगर कहे जाते हैं, फर्स्ट क्लास अर्बन एरियाज कहे जाते हैं। इनकी संख्या कितनी है 2011 की जनगणना के हिसाब से। तो ये सारी चीजें आपको पूछ सकते हैं प्री एग्जाम में या मेंस में। इन नगरों में नगरीय जनसंख्या का जो अनुपात है वो 1901 में 25.7% था, जो बढ़कर के 2011 में हो गया है 70.0%। मतलब इन नगरों की संख्या ज्यादा है ना, 70.0 जो परसेंटेज है ये हो गया है अभी 2011 की जनगणना के हिसाब से। फिर आते हैं तीसरे प्रकार के नगर, है ना। ये ऐसे नगर हैं जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले होते हैं और इनको बोलते हैं महानगर या मेट्रोपॉलिटन सिटीज इनको बोला जाता है। मेट्रोपॉलिटन सिटी और मिलियन प्लस सिटी बोलते हैं, क्योंकि 10 लाख जनसंख्या यानी 1 मिलियन होता है। 10 लाख मतलब 1 मिलियन होता है, तो इसको मिलियन प्लस भी बोला जाता है। और महानगर बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी। और इनकी संख्या है 2011 के हिसाब से 53। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि ऐसे कितने नगर हैं इंडिया में जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है, तो उनकी संख्या 53, ठीक है। और इनको कहते हैं महानगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज या मिलियन प्लस सिटी। मिलियन प्लस क्यों बोलते हैं? क्योंकि 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है। 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है, इसलिए इनको कहते हैं मिलियन प्लस, ठीक है। 53 इनकी संख्या है। चौथे प्रकार के हैं 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले, ये चौथे नंबर के हो गए, है ना। ऐसे टोटल मैं वहां पर पॉइंट डाल देता हूं तो अच्छा रहेगा। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ। 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले जो नगर हैं इनको मेगा नगर बोलते हैं, मेगा सिटी, है ना। मेगा सिटीज इनको बोला जाता है और इनकी संख्या है 4। यानी इंडिया में केवल 4 ही ऐसे नगर हैं, वो भी अभी के हिसाब से है। ये 2011 की जनगणना के हिसाब से हम देखें तो 2 ही नगर कहे जाते हैं, मुंबई और नई दिल्ली, है ना। मुंबई और दिल्ली से, नई दिल्ली नहीं, दिल्ली कहा जाएगा उसको। इसमें नई दिल्ली लिखा है, गलत लिखा है, दिल्ली आएगा। नई दिल्ली तो क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया को कहते हैं, है ना, दिल्ली आता है, ठीक है। तो दिल्ली एक्चुअली अभी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला नगर हो चुका है। 2011 की जनगणना के हिसाब से हम देखेंगे तो मुंबई नंबर 1 था और केवल उस समय 2 ही ऐसे नगर थे जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से ज्यादा थी। अब ये 4 हो गए हैं। जैसे दिल्ली की लगभग 3 करोड़ से ज्यादा हो गई है, 3 करोड़, 2 करोड़, 1.5 करोड़, 1 करोड़, ऐसा है ये जो क्रम है चारों महानगरों। ये जो 4 महानगर है, देखो चेन्नई अब नीचे चला गया है। पहले हम क्या पढ़ते थे, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, ये पढ़ते थे, लेकिन अब चेंज हो गया है। अब दिल्ली फर्स्ट पे आ गया है, 3 करोड़ से ज्यादा यहाँ पे जनसंख्या हो चुकी है। बॉम्बे में 2 करोड़ से ज्यादा है, कोलकाता में 1.5 करोड़ से ज्यादा है, बेंगलुरु में 1 करोड़ से ज्यादा है। तो ऐसे जो है 4 नगर हैं जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से ज्यादा है। अगर हम 2011 की जनगणना के हिसाब से देखें तो बॉम्बे नंबर 1 था और दिल्ली उसके बाद था। 2 ही ऐसे नगर थे जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से ज्यादा हुआ करती थी 2011 की जनगणना के हिसाब से। अभी जो है ये आंकड़ा चेंज हो गया, ठीक है। तो 4 मेगा नगर हैं, मेगा सिटीज हैं जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से ज्यादा हो रही है, ठीक है। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ। तो ये 4 कैटेगरी मैंने बताई हैं, अर्बन कैटेगरीज 4 हैं इंडिया में, यानी 1 लाख से कम जनसंख्या, 1 लाख से अधिक जनसंख्या, 10 लाख से अधिक जनसंख्या और 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या। अलग अलग फिगर यहां पर मैंने बताए हैं। ये नगरीकरण के अंतर्गत हम इनको पढ़ते हैं। भारत नगरीकरण की स्थिति आपको अगर पूछी जाती है तो आपको ये लिखना पड़ेगा, भारत में नगरीकरण की स्थिति, नगरों का आकार, नगरीकरण की प्रवृत्ति, तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। उसमें डेटा लिखना पड़ेगा, परसेंटेज लिखना पड़ेगा, पहले कितनी नगरीय जनसंख्या थी, अभी कितनी है ना। इसके बाद आगे आता है नगरीकरण के डेटा,
ये सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्य हैं। देखो, नगरीय जनसंख्या और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या और सर्वाधिक नगरीकृत, समझ रहे हैं ना, दोनों चीज अलग अलग है, दोनों में फर्क आपको समझना है। यहाँ पर ओवरऑल सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या वाला डेटा अलग है, और नगरीकृत यानी अर्बनाइज्ड जो सिटी है वो अलग है, दोनों में फर्क है। टोटल नगरीय जनसंख्या और नगरीकृत जनसंख्या, अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन, उसको कैसे निकाल, नगरीय जनसंख्या में तो ठीक है, जैसे इंदौर में है तो इंदौर में मतलब इंदौर डिस्ट्रिक्ट है तो इंदौर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी नगर होंगे, नगरों में जो जनसंख्या रह रही होगी उसको हम काउंट कर लेंगे। लेकिन नगरीकृत फिर कैसे निकालेंगे? नगरीकृत जनसंख्या का निकालने का क्या तरीका होगा? तो नगरीकृत निकालने के लिए वो परसेंटेज में निकाला जाता है ना। तो नगरीय जनसंख्या बटे टोटल जनसंख्या इंटू 100, तो हमें आ जाएगी नगरीकृत जनसंख्या, ऐसे निकाला जाएगा। तो नगरीकृत मतलब परसेंटेज है उस राज्य में या जिले में नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज जो होता है, यानी नगरीय जनसंख्या, कुल नगरीय जनसंख्या फिर कुल जनसंख्या इंटू 100, ये आ जाएगा नगरीकृत क्षेत्र, नगरीकृत जनसंख्या, नगरीकृत। बराबर कुल जनसंख्या, सॉरी नगरीय जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या बटे कुल जनसंख्या गुणे 100, तो ये परसेंटेज में आपको नगरीकृत जनसंख्या आएगी। ठीक है, उस राज्य में टोटल, पहले उस राज्य में हम देखेंगे नगरीय जनसंख्या कितनी है, यानी कितने नगर हैं, उन नगरों में कितनी जनसंख्या निवास करती है, तो वो काउंट आ जाएगा। फिर ओवरऑल जनसंख्या कितनी है उस राज्य की, वो हम निकाल लेंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो हमें नगरीकृत जनसंख्या का परसेंटेज मिल जाएगा। और नगरीकृत जनसंख्या का परसेंटेज ही होता है, और बाकी ये फिर होता है कुल जनसंख्या। ये सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है। तो महाराष्ट्र में नगरीय जनसंख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन नगरीकृत सबसे सर्वाधिक नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र नहीं है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य अगर देखेंगे तो गोवा है, अगर ओवरऑल देखेंगे तो दिल्ली है। ये इतना क्लियर हो गया ना। नगरीय जनसंख्या वाले जो राज्य हैं उसमें 3 राज्य हैं, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। इसमें देखो गोवा नहीं आया, लेकिन नगरीकृत राज्यों में अगर देखें तो गोवा फर्स्ट नंबर पर। ये अगर हम ओवरऑल देखें तो दिल्ली का नाम आएगा, दिल्ली यूटी के अंतर्गत आता है ना। यूटी और स्टेट दोनों को मिला करके हम देखें सर्वाधिक नगरीकृत राज्य या यूटी के संबंध में तो है दिल्ली। अब आप देखो कि दिल्ली में 97.5% जो है नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज। ये ओवरऑल जनसंख्या अगर देखें तो कम है, लेकिन नगरीय जनसंख्या सबसे ज्यादा है परसेंटेज में। ठीक है ना। और फिर गोवा राज्यों में सबसे ज्यादा गोवा का नाम आता है, वहां 62% है, यानी आधे से ज्यादा हो गई। और फिर मिजोरम, फिर तमिलनाडु। ये 4 स्टेट जो है सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या का यहाँ पर प्रतिशत पाया जाता है ना। गोवा का क्या है, गोवा की टोटल जनसंख्या कम है। देखो, जिस राज्य में टोटल जनसंख्या कम होगी लेकिन नगरों में रहने वाली जनसंख्या ज्यादा होगी तो उसका परसेंटेज ज्यादा है, क्योंकि हम नगरीय टोटल जनसंख्या को हम क्या कर रहे हैं, उसको डिवाइड कर रहे हैं, है ना। ये लिखा है ना, ये हम टोटल जनसंख्या को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये फिगर जिस राज्य में ज्यादा होगा उसकी नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज कम आएगा, क्योंकि इसको नीचे रख रहे हैं। जिस राज्य में ये जो है कम है और ये ज्यादा है नगरीय जनसंख्या टोटल, उसका परसेंटेज ज्यादा आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपको समझना है।
है ना, आ गया समझ में। टोटल नगरीय जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या परसेंटेज, नगरीय जनसंख्या परसेंटेज ही होता है, उसको बोलते हैं नगरीकृत राज्य। तो यहां से भी क्वेश्चन बने हैं पहले एग्जाम में, आप देखेंगे तो प्री में बहुत क्वेश्चन आते हैं। दोनों को अलग अलग करके समझना है, नहीं तो कंफ्यूजन बच्चों को बहुत होता है। क्वेश्चन पूछ लिया उसने सर्वाधिक नगरीकृत राज्य, आप जो है महाराष्ट्र लगा के आ रहे हैं, क्योंकि आपने वही पढ़ा है कि महाराष्ट्र में पॉपुलेशन ज्यादा है, अर्बन पॉपुलेशन, तो आप महाराष्ट्र लगा के आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि आपने समझे ही नहीं कि नगरीय जनसंख्या टोटल के हिसाब से और नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से दोनों अलग अलग स्थितियां हो जाती हैं। अगर हम ओवरऑल नगरीय जनसंख्या देखें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज या नगरीकृत राज्य, दोनों का मतलब सेम है। नगरीकृत राज्य या नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज दोनों का मतलब सेम होता है, और वो है दिल्ली में सबसे ज्यादा, फिर सेकेंड नंबर राज्यों में देखें तो गोवा है। दोनों मिलाकर के अगर देखें तो दिल्ली, और केवल राज्य के हिसाब से देखें तो गोवा आता है। तो ये आपको समझ लेना है नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज, यानी सर्वाधिक नगरीकृत राज्य, क्योंकि नगरीकृत राज्य जो नंबर होते हैं उसमें जनसंख्या, जो नगरीय जनसंख्या है उसमें कुल जनसंख्या को डिवाइड करते हैं और इनटू 100 कर देते हैं, तो हमें जो है उसका परसेंटेज प्राप्त हो जाता है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। फिर इसके कारण है, हाँ इसमें एक चीज और, अब टाइम हो गया चूंकि, मैं एक चीज और बता दूं। अगर हम वर्ल्ड के संदर्भ में देखें, वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में देखें कि सबसे ज्यादा नगरीकृत देश कौन सा है, ये भी क्वेश्चन आता है। सर्वाधिक नगरीकृत देश प्री के हिसाब से तो सिंगापुर का नाम इसमें आता है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो नगरीकृत अर्बनाइज्ड कंट्री है वो है सिंगापुर। एक्चुअली सिंगापुर इसलिए क्योंकि सिंगापुर में 100% नगरीय जनसंख्या है, 100%, ग्रामीण जनसंख्या है ही नहीं, 100%। तो सिंगापुर सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड कंट्री है, नगरीकृत देश है। फिर हांगकांग का नाम आता है, फिर मोनाको का नाम आता है। ये जो है 3 कंट्रीज जो है सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड कंट्रीज में गिनी जाती है। अगर हम महाद्वीपों की बात करें तो सबसे ज्यादा नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है, तो उत्तरी अमेरिका का नाम आता है ना। नॉर्थ अमेरिका जो है सबसे ज्यादा नगरीकृत महाद्वीप कहा जाता है, कॉन्टिनेंट कहा जाता है, अर्बनाइज्ड कॉन्टिनेंट, मोस्ट अर्बनाइज्ड कॉन्टिनेंट उत्तरी अमेरिका कहा जाता है। सबसे कम जो है अफ्रीका है, अफ्रीका में ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा है, ग्रामीणों का परसेंटेज ज्यादा है अफ्रीका में। तो सबसे कम जो नगरीकृत जो महाद्वीप है वो अफ्रीका महाद्वीप। इंडिया, एशिया में 50-50 पाया जाता है। एशिया में रेशो जो है 50-50 का है, 50% जो है नगरीय जनसंख्या और 50% जो है ग्रामीण जनसंख्या है, ऐसा है। और अफ्रीका में 50% से भी ज्यादा 40-43 के आसपास है। उत्तरी अमेरिका में 82% के आसपास नगरीय जनसंख्या पाई जाती है। तो ये मैं वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में ये डेटा मैंने आप लोगों को बताए हैं, और कल हम आगे इसके कारण प्रभाव पढ़ेंगे।